हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रहरी। आज मैं आपको जीएस सृष्टि की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं तो एक बार आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय ही इससे लाभ होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। आज का कोटेशन है हार। हार क्या है? देखिए, हार हार तो वो सबक है हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। मीन्स अगर आप किसी चीज़ में हार जाएं, मीन्स आपको किसी में असफलता मिल जाए तो आप उससे ज़्यादा दुखी मत होइए। उससे आप सीखिए कि मेरी क्या गलती रह गई है, क्या मुझसे गलती हो गई है, उसी गलती से आप सीखिए। ठीक है, इससे आपको क्या है, एक बेहतर मौका मिलेगा। उस हार से आपको सीखने का मौका मिलेगा, जिससे आप उसको, अपनी हार को एक न एक दिन आप अपनी सफलता में बदल सकेंगे। ठीक है, ओके। तो हार क्या है? आपको उससे एक सबक मिलता है। क्या बनने के लिए? बेहतर बनने के लिए आपको उससे सबक मिलता है हार से। तो हार, अगर आपकी हार हो गई है या असफलता आपको मिल गई है तो आप उससे परेशान मत होइए। आप देखिए, उसमें सोचिए, बैठिए, आप देखिए, सोचिए कि उसमें मेरी क्या गलती रह गई है जो मैं इस बार हार गया या हार गई। उसी से एक सबक लीजिए और फिर अपना जो आपने गलती की है उस टाइम, उस गलती से आप अपना उसको दोहराइए नहीं। उसको क्या करिए, उसको एक अपना मजबूत हथियार रखिए। अपनी हार से जो आपने सीखा है, फिर आप अपना देखिएगा आपको कैसे नहीं सफलता मिलती है। ठीक है, ओके। आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज का टॉपिक है राजकोषीय नीति एवं राजस्व। क्या है? राजकोषीय नीति एवं राजस्व। ठीक है, और मैं आपको इसमें बजट भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, और क्या इसमें पढ़ाएंगे? बजट भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि राजकोषीय नीति क्या है। ठीक है, देखिए, राजकोषीय नीति का जो सरकार किसमें प्रयोग करती है, याद रखिएगा, राजकोषीय नीति का प्रयोग किसमें करती है सरकार? ये लोगों को रोजगार देने में करती है। किसमें करती है? रोजगार देने में करती है। और क्या करती है? राष्ट्रीय आय क्या करने में करती है? राष्ट्रीय आय पर प्रभाव डालने पर कार्य करती है। ठीक है, किसी चीज़ का उत्पादन करने में करती है। ठीक है, राजकोषीय नीति का प्रयोग क्या करती है सरकार? रोजगार देने में। राष्ट्रीय आय पर प्रभाव डालने के लिए सरकार करती है। ठीक है, ओके। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार की व्यय, ऋण तथा ऋण के प्रबंध से संबंधित उन नीतियों तथा क्रियाकलापों से है। क्या है? देखिए, राजकोषीय नीति से क्या हमारा तात्पर्य है? जो सरकार की व्यय है। क्या है? सरकार की व्यय है, ऋण है तथा ऋण के प्रबंधन से संबंधित है, उन नीतियों से है तथा क्रियाकलापों से है जिनका प्रयोग किसमें करती है सरकार? रोजगार, उत्पादन, राष्ट्रीय आय तथा मूल स्तर पर वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभाव को टालने के उद्देश्य से करती है। समझ में आया आपको? क्या करती है? वांछित प्रभाव डालने तथा क्या करती है? अवांछित प्रभाव को टालने का के उद्देश्य से कार्य करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन क्या है। क्या है राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन? क्या है? देखते हैं, आइए देखते हैं हम लोग क्या है। बजटीय घोषणाओं के माध्यम से इसका क्रिया कैसे होता है? ठीक है, जब बजट में इसकी घोषणा होती है उसी के माध्यम से होता है। ठीक है, और क्या है? सरकार द्वारा देश में स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है। क्या किया जाता है? जब हमारे देश में स्थिरता आ जाती है तो उसी के साथ हम विकास के बढ़ावा देने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन कैसे हुआ है, इसे कैसे हुआ, याद रखिएगा, बजटीय घोषणाओं के माध्यम से इसका किया जाता है। और जब क्या हो जाता है? सरकार द्वारा जब देश में स्थिरता आ जाता है तो उसी के साथ हम लोग विकास को, मतलब डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे राजकोषीय नीति के 3 बड़े उपकरण क्या है। क्या है? 3 बड़े उपकरण राजकोषीय नीति के। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। करारोपण। क्या है? करारोपण। और क्या है? सार्वजनिक व्यय। क्या है? सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। ठीक है, क्या है? करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? हिनात प्रबंधन का भी सरकार द्वारा राजकोषीय नीति के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? हिनात प्रबंधन का भी सरकार द्वारा राजकोषीय नीति के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, किसके द्वारा? वित्त मंत्री पीबी सिंह द्वारा की गई। किसके द्वारा? वित्त मंत्री पीबी सिंह द्वारा की गई थी दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा। ठीक है, आइए हम देखते हैं कर क्या है, टैक्स क्या है। देखिए, टैक्स तो आपने सुना ही होगा नाम। हाँ, कर सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। अगर आप बिस्किट भी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी आप एक टैक्स चुकाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ठीक है, कर सभी को देना पड़ता है, चाहे आप डायरेक्ट दो, ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट दो, चाहे आप इनडायरेक्ट दो, मतलब चाहे आप प्रत्यक्ष दो, ठीक है, चाहे आप अप्रत्यक्ष दो। ठीक है, लेकिन आपको कर चुकाना ही पड़ता है। ठीक है, देखो, डायरेक्ट हमारा टैक्स में क्या क्या आएगा? जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, निगम कर, क्या हो गया? इनकम टैक्स, मतलब आय कर। ठीक है, आय कर भी हम लोग देते हैं, इनकम टैक्स हो गया। और क्या हो गया? संपत्ति कर, मतलब होता है ना प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है,
संपत्ति कर बोलते हैं उसको, ठीक है। और क्या है, प्रतिभूति लेन देन, ये सब हमारे क्या है, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। याद रहेगा, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया आदि, ठीक है। वही हम क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसमें हम कर चुकाते हैं लेकिन उसमें उसमें जुड़ा हुआ होता है, आपको अलग से देना नहीं पड़ता है कि ये टैक्स है, ठीक है। जैसे उत्पाद कर क्या है, उत्पाद कर, ठीक है, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। जैसे आप बिस्किट खरीदते हैं तो इसका आप अलग से आपको कर नहीं चुकाते हैं, उसी में वो जो प्राइस आता है लिखकर उसी में वो सब इंक्लूडेड रहता है कि कितना हमारा स्टेट का हुआ, कितना हमारा सेंटर का हो गया, etc, ठीक है, समझ गए। डायरेक्ट कर वो होते हैं जो हमें अपने हाथों से मतलब प्रत्यक्ष देना पड़ता है। इनडायरेक्ट वो होते हैं जिसमें इनबिल्ड होता है, ठीक है, जो हमें दे चुकाते तो हैं लेकिन वो हम केवल प्राइस देखते हैं। जैसे बिस्किट है, नमकीन है, तो आप अलग से कर नहीं देते हैं, तो उसमें उसी प्राइस में क्या रहता है, उसी प्राइस में इंक्लूड रहता है, ठीक है। ओके, कभी आप लाकर देखिएगा तो उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा कि आपका कितना किसमें लगा हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या है कर। देखिए, कर सरकार को दिए जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है, समझ में आया, सरकार को दिए जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है। अच्छा, कोई बताएगा कि कर का यूज सरकार किस चीज़ में करती है, बताइए। वेलफेयर वर्क में करती है, मतलब अच्छे कार्यों में कर सकती है, ठीक है। और किस में कर सकती है, सरकार कर का प्रयोग किस चीज़ में कर सकती है, बताइए। जो हम लोग देख रहे हैं सड़क बनना, ठीक है, जब कहीं डेवलपमेंट होता है तो हमारा जो पैसा होता है वो किसी से डेवलपमेंट आदि में किससे यूज होता है, वो कर से ही यूज होता है, ठीक है। तो कर का यूज हम लोग किस में करते हैं, जब कुछ सरकार अच्छा करती है, ठीक है, जब कोई अच्छी स्कीम लाती है, स्कीम कोई भी स्कीम है, ठीक है, स्कीम आएगी तो हमारे डेवलपमेंट के लिए ही आएगी, मतलब वो अच्छा ही होगा, ठीक है, कोई स्कीम बुरी नहीं होती, अच्छी ही होती है, ठीक है। तो स्कीम के लिए ला सकती है, डेवलपमेंट कुछ आप डैम बना रहे हो या कहीं तालाब खुदाई जा रही है, तो ये सब हमें कहाँ से होता है, सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, तो वो हम जो टैक्स चुकाते हैं, जो हम कर चुकाते हैं, उसी से ये सब सरकार सब डेवलपमेंट का काम करती रहती है, ठीक है। आइए देखते क्या है, कर सरकार को दिए जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले में सरकार किसी प्रतिपूर्ति का वादा नहीं करती है, ठीक है। क्या करती है, जिसके बदले सरकार ये किसी प्रतिपूर्ति का वादा नहीं करती है, ठीक है। कर को दो भागों में बांटा जा सकता है, अभी हमने बताया प्रत्यक्ष कर होते हैं और एक अप्रत्यक्ष कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर मीन्स डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने समझा दिया, आइए देखते हैं इसको ऐसे। इसमें करापात और करादान दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है, ठीक है। इस पर क्या है, मतलब कर करापात मतलब एक ही व्यक्ति पे लगता है और उसे जिस पे रहता है उसको चुकाना भी पड़ता है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया, ठीक है, पूंजीगत लाभ कर हो गया, प्रतिभूति लेन देन कर आदि, ठीक है। ओके, वही अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसमें करापात किसी एक व्यक्ति पर जबकि कराघात किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, ठीक है। इसमें करापात किसी एक व्यक्ति पर और जबकि कराघात किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। उदाहरण देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, बिक्री आदि, ठीक है। किस पे लगता है, आप देखिए इसका क्या एग्जाम्पल है, वस्तु एवं सेवा कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर आदि। अब हम देखेंगे जीएसटी, आपने जीएसटी का नाम सुना ही होगा, ठीक है, जीएसटी, ठीक है। अब बताएंगे जीएसटी कौन सा कर, अप्रत्यक्ष कर है, क्या है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अच्छा, जीएसटी हमें क्यों लाई गई, कभी सोचा है जीएसटी क्यों लाई गई है, ठीक है, जीएसटी क्यों लाई गई है, जीएसटी क्यों लाई गई है, क्योंकि सारे स्टेट में सारा कुछ भी मूल्य क्या हो, एक हो, बट कुछ को छोड़कर कुछ पे ये अपवाद है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, शराब हो गया, ठीक है, इसका अपना एक स्टेट अलग अलग इसका प्राइज लगाती है, ठीक है। तो ये सब जीएसटी से बाहर है। जीएसटी इसलिए लाया गया है क्योंकि सभी जगह एक ही प्राइज हो, ठीक है, कहीं प्राइज की गड़बड़ी ना हो, ठीक है, कोई प्राइज इतना बढ़ा दे, कोई स्टेट को इतना ना बढ़ा दे, इसीलिए जीएसटी लाई गई। लेकिन जीएसटी सब चीज़ में लागू नहीं है, कुछ में अपवाद जैसे मैंने बताया था, ठीक है। ओके, जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, क्या है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा, जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कब हुआ था, ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया था। कब आया था, कौन सा संविधान संशोधन था, अगर पूछे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीएसटी में कौन सा संविधान संशोधन है, तो 101वां, ठीक है, संविधान संशोधन। ये कब, किस ईयर आया अधिनियम हुआ संशोधन, 2016 में, ठीक है। लेकिन लागू कब हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है पूरा डेट कि जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। कब लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका निर्णय कैसे होता है, कुल उपस्थित जितने उपस्थित सदस्य हैं 3/4, कितने हैं, 3/4 के बहुमत से होता है, कितने हैं, 3/4, जितने उपस्थित सदस्य हैं 3/4 के बहुमत से होता है। और कोरम कितना होता है इसका, कोरम जितना होता है 50% इसका कोरम होता है, ठीक है। इसमें सदस्य क्या है, कुल सदस्य 33 हैं, कितने सदस्य हैं, कुल सदस्य 33 हैं। लेकिन जो अध्यक्ष है कौन है, केंद्रीय वित्त मंत्री, कौन है केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। ओके, कर स्लैब की दरें क्या हैं, ठीक है, अभी कुछ रिसेंट में चेंजेस आया है, ठीक है। ओके, जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं आपको सारा कुछ अपडेट करके बता दूंगी, ठीक है। वो मैं करंट के कुछ सीरीज लाऊंगी, ठीक है, तो मैं उसी के साथ ये सब भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। अभी आप जानिए कितनी स्लैब है,
5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। राजस्व तटस्थ दर क्या है, ये किससे संबंधित है, राजस्व तटस्थ दर किससे संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित, मतलब जीएसटी से ही संबंधित है। ओके ओके। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे क्या है 4 कर निर्धारण, क्या है, निर्धारण के आधार पर करारोपण के 4 मॉडल हैं। किसके आधार पर, निर्धारण के आधार पर करारोपण के 4 मॉडल हैं। देखिए कौन कौन से 4 मॉडल हैं। प्रगतिशील करारोपण, क्या है, प्रगतिशील करारोपण। दूसरा क्या है, आनुपातिक करारोपण, क्या है, आनुपातिक करारोपण, या और तीसरा क्या है, प्रतिगामी करारोपण, क्या है, प्रतिगामी करारोपण। चौथा क्या है, फोर्थ वाला क्या है, अधोगामी करारोपण, क्या है, अधोगामी करारोपण, ठीक है। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है, क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है, आय में वृद्धि के साथ, मतलब अगर आय आपकी इंक्रीज होती है तो आपके कर में भी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्या है, आय में अगर आपकी वृद्धि हो रही है तो आपकी कर में भी वृद्धि होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रगतिशील करारोपण, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। फिर क्या है, आनुपातिक करारोपण, क्या है, आय में वृद्धि के साथ, आय में तो वृद्धि हो रही है लेकिन हमारा टैक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टैक्स में हमारा क्या नहीं हो रहा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसको किसको बोलेंगे, आनुपातिक करारोपण में, ठीक है। ये हम प्रतिगामी करारोपण मतलब रिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या देखेंगे, रिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या देखेंगे, इसमें क्या है, आय में वृद्धि के साथ, मतलब आय अगर आपकी वृद्धि है, आय अगर आपकी बढ़ रही है तो उसमें कर की दर में कमी है, ठीक है। ये जो कि हमारे देश के लिए हानिकारक है, ठीक है। आय में तो आपकी बढ़ रही है लेकिन हमारा जो कर है, कर की दर में कमी हो रही है, ठीक है। वही हम देखेंगे अधोगामी क्या है, अधोगामी में हमारा क्या है, आय में वृद्धि के साथ साथ, इसमें क्या है, देखिए आप अधोगामी में क्या है, आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में वृद्धि, आय में वृद्धि हो रही, कर की दर में वृद्धि हो रही, परंतु एक सीमा के बाद क्या होती है, इसमें कर की दर स्थिर हो जाती है, एक सीमा तक बढ़ी फिर इसके बाद स्थिर हो गई, ठीक है। ये किसके मिलाकर बनी है, ये हमारे जो हमारा प्रगतिशील करारोपण है और हमारा आनुपातिक करारोपण का संयुक्त रूप है, ठीक है। देखिए प्रगतिशील में हमारा आय में तो वृद्धि हो रही है तो उसके साथ टैक्स में भी वृद्धि होगी तो प्रगतिशील हो गई, ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। वही हमारी आनुपातिक क्या है, आय में तो वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद भी कर में की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या हुआ, ये जो अधोगामी करारोपण है ये दोनों का ही मिला जुला रूप है, ठीक है। देखिए क्या, आय में वृद्धि के साथ कर की वृद्धि होती है परंतु एक सीमा के बाद वृद्धि हमारी रुक जाती है, मतलब स्थिर हो जाती है, ठीक है। याद हो गया। रिग्रेशन में क्या होगा, आय में तो वृद्धि होती है लेकिन इसमें कर में कमी होती है, हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। वही अनुपातिक में क्या होती है, आय में वृद्धि के बाद भी कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होती है। हो सकता है अब तक आपको पूरा याद हो गया हो, इसीलिए मैं कई बार आपको बताती हूँ, ठीक है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे लेफर वर्क, एग्जाम में पूछ लेता है लेफर वर्क किससे संबंधित है, तो लेफर वर्क किससे संबंधित है, कर से, ठीक है। क्या है ये, देखिए ये क्या है, तो इसके प्रतिपादक कौन है, आर्थर लेफर, कौन है, आर्थर लेफर है। यह वक्र कर की दर एवं कर राजस्व के मध्य ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है, क्या है, यह वक्र कर की दर एवं कर राजस्व के मध्य ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये ऋणात्मक उसको दर्शाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे सरकारी बजट। देखिए सरकारी बजट में एक हमारा क्या है, बजटीय प्राप्तियाँ, मतलब हमें बजट से प्राप्तियाँ, एक बजटीय व्यय, ठीक है, बजट में हमें व्यय चुकाना पड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय व्यय और बजटीय प्राप्तियाँ हमारे क्या क्या हैं, देखिए जो हमारे राजस्व प्राप्तियाँ हैं, क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ हैं और इसमें क्या है, पूंजीगत प्राप्तियाँ, ये किसमें है, बजटीय प्राप्तियाँ के अंतर्गत आते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे बजटीय व्यय में हमारे क्या क्या है, राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय है, ठीक है, राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय है। आइए हम लोग एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ें, ठीक है, ओके। राजस्व प्राप्तियाँ ये क्या है, देखिए राजस्व प्राप्तियाँ क्या है, इसमें देयता उत्पन्न नहीं होती, इसमें जो लायबिलिटी होती है उत्पन्न नहीं होती है तथा परिसंपत्तियों में कमी नहीं होती है, इसमें असेट्स में कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। इसमें लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती है और परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती है। देखिए एग्जाम्पल, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, आय कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क आदि, क्या है, जीएसटी, निगम कर, आय कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि। वही हम देखेंगे पूंजीगत प्राप्तियाँ में क्या होती है, देखिए इसमें क्या, इनसे देयता उत्पन्न होती है, क्या होती है, इसमें लायबिलिटी जो होती है वो उत्पन्न होती है तथा असेट्स में वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ पे ना तो राजस्व प्राप्ति में क्या होता था, ना तो लायबिलिटी उत्पन्न होती थी और ना ही हमारा असेट्स में कमी होती थी, ठीक है, असेट्स में कमी होती थी। लेकिन इसमें हमारा क्या है, पूंजीगत प्राप्तियों में इसमें लायबिलिटी उत्पन्न होती है, मतलब देयता उत्पन्न होती है तथा परिसंपत्तियों असेट्स में वृद्धि होती है। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ऋणों की वसूली, क्या है, ऋणों की वसूली, सरकार तथा जनता से, सरकार द्वारा जनता से व आरबीआई से लिया गया ऋण आदि, ठीक है, ठीक है। सरकार द्वारा जनता, जो हमारी सरकार है किससे लेती है, जनता से, और वह आरबीआई से लिया गया ऋण, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, पूंजीगत प्राप्तियाँ। अब हम लोग देखेंगे राजस्व व्यय, ठीक है, राजस्व व्यय। आइए हम देखते हैं क्या है राजस्व व्यय में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इनसे देयता की कमी नहीं होती, जो लायबिलिटी होती है उसमें कोई कमी नहीं रहती है, परंतु परिसंपत्ति मतलब एसेट्स का निर्माण भी नहीं होती, ना तो इसमें कमी होगी, ना तो इसमें असेट्स का फॉर्मेशन होगा,
ठीक है, ये किस में आएगा, राजस्व व्यय में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, राज्यों को दी जाने वाली सहायता। ठीक है, ये जब हम किस में आएगा, राजस्व व्यय, मतलब राज्य के लिए जो हम सहायता करते हैं उसको क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय। राज्यों को दी जाने वाली सहायता इसमें आती है। ब्याज का भुगतान आता है, क्या आती है, ब्याज का भुगतान। सब्सिडी आती है, क्या, सब्सिडी। सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान तथा राज्य सरकारों को अनुदान आदि, क्या है, सरकारी जो कर्मचारियों को हम लोग वेतन करते हैं, और राज्य सरकारों को अनुदान आदि देते हैं, वो किसमें आते हैं, राजस्व व्यय में। ठीक है, वही हम पूंजीगत व्यय देखेंगे। इसमें क्या है, इनमें क्या लायबिलिटी की कमी होती है, क्या है, इसमें लायबिलिटी की कमी होती है। ठीक है, तथा एसेट्स का निर्माण होता है, इसमें भी क्या होता है, एसेट्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, सड़क हो गया, पुल हो गया, अस्पताल हो गया, विद्यालयों की मरम्मत के निर्माण में जो भी हम खर्च करते हैं वो किस पे आता है, पूंजीगत व्यय। इसमें क्या होता है, लायबिलिटी की कमी होती है तथा परिसंपत्ति निर्माण होता है, जिसमें असेट्स होता है, इसका निर्माण होता है। जैसे देखिए, सड़क हो गया, पुल हो गया, अस्पताल हो गया, विद्यालय की इमारत के निर्माण पर जो भी व्यय करते हैं किस पे आता है, पूंजीगत व्यय। और देखिए, सार्वजनिक उपक्रमों को दिए जाने वाला कर्ज, जो भी हम सार्वजनिक उपक्रम को दिए जाते हैं कर्ज, वो किस में आते हैं, पूंजीगत व्यय में आते हैं। अब तीसरा देखिए, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशी सरकारों को दिए जाने वाला ऋण आदि, जो हम राज्यों को देते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को देते हैं अथवा विदेशी सरकारों को देते हैं, ये दिए जाने वाले किसमें आता है, पूंजीगत व्यय में। अब हम लोग बहुत देखेंगे बजट, क्या है बजट। ठीक है, बजट देखेंगे, क्या है बजट। आइए हम लोग देखते हैं बजट। ऐसे हम लोग देखते हैं बजट का विवरण, क्या है बजट का विवरण। देखिए, इसमें क्या है, कुल प्राप्तियाँ, क्या है, कुल प्राप्तियाँ। ठीक है, कुल व्यय और कुल प्राप्तियाँ। कुल प्राप्तियाँ में क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ, क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजी प्राप्तियाँ। ठीक है, पूंजी प्राप्तियाँ, ओके, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजी प्राप्तियाँ। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखेंगे, कुल व्यय में क्या है, राजस्व खाते पर व्यय और पूंजी खाते पर व्यय। ठीक है, पूंजी खाते पर व्यय, ठीक है, राजस्व खाते पर व्यय और पूंजी खाते पर व्यय। अब देखिए, जो हमारे राजस्व प्राप्ति हैं, ठीक है, वो उसमें क्या क्या हमारे आते हैं, कर राजस्व आते हैं, क्या आते हैं, कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व। ठीक है, वहीं पूंजी प्राप्तियों में क्या आते हैं, पूंजी किससे में प्राप्त होते हैं, उधार एवं, जिसको हम उधार दिए रहते हैं, उधार एवं अन्य देता है, अन्य प्राप्तियाँ, ऋणों की जब हम वसूली करते हैं तो हमें पूंजी प्राप्ति होती है। ठीक है, वहीं कुल व्यय हम खर्च कहाँ करते हैं, राजस्व खाते पर व्यय, जो हम ब्याज भुगतान करते हैं। पूंजी खाते पर व्यय क्या होता है। ठीक है, वही हम क्या देखेंगे, इसका हमारा पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु निर्माण सहायता अनुदान और अन्य किसमें आते हैं, राजस्व खाते पर व्यय। कौन कौन से आते हैं, राजस्व खाते पर व्यय, ब्याज भुगतान, पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान और अन्य। ठीक है, ओके, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, देखिए आप क्या है। ठीक है, देखिए बजट विवरण में क्या, बजट में देखिए आज जब हम बजट हमारा होता है तो उसमें कुल प्राप्तियाँ भी आती है, कितनी प्राप्तियाँ होती है, कुल व्यय है, व्यय कितनी आती है, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति कितनी आई है, पूंजी प्राप्ति कितनी आई। देखिए, जो इस बार का जो बजट था, इसमें जो हमारा राजस्व प्राप्तियाँ हैं, इसका हमारा कितना हिस्सा है, देखिए इसका कितना है, 58.45%। कितना है, राजस्व प्राप्ति कितना है, 58.45%। वही पूंजी प्राप्ति कितनी है, 41.55% है। ठीक है, बस आप यही याद रखिए, कितनी है, 41.55% है। अब हम देखेंगे राजस्व व्यय में क्या है, राजस्व खाते पर कितना व्यय हुआ है, राजस्व खाते पर कितना व्यय हुआ है, 77.77%। कितना हुआ, 77.77%। ठीक है, 77.77%। और यही हम देखेंगे पूंजी खाते पर व्यय कितना हुआ है, 22.23%। कितना हुआ है, 22.23%, 22.23% हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब इसमें क्या आ जाएगा, राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व आ जाएगा, कर भिन्न राजस्व आ जाएगा। वही पूंजी प्राप्ति में क्या आ जाएगा, उधार एवं अन्य देयता, अन्य प्राप्तियाँ, ऋणों के वसूल आदि। अब हम देखेंगे कुल व्यय में हमारा क्या आ जाएगा, राजस्व खाते पर व्यय, पूंजी खाते पर व्यय, इसमें क्या आ जाएगा, ब्याज भुगतान, परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान और अन्य। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखेंगे बजटीय व्यय के क्या स्वरूप है, क्या है, बजटीय व्यय के क्या स्वरूप है। ठीक है, बजटीय व्यय के क्या स्वरूप है, हम लोग देखते हैं किसके स्वरूप क्या है, योजना व्यय, क्या है, योजना व्यय और एक गैर योजना व्यय। योजना व्यय मतलब जो हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, राजस्व व्यय, क्या है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, क्या है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। वही हमारे गैर योजना व्यय में क्या आते हैं, इसमें भी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब हम देखेंगे कि जो योजना व्यय के अंतर्गत जो राजस्व व्यय है उसके अंतर्गत क्या आएंगे, विकासात्मक व्यय, क्या आएगा, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय, क्या है, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। वही हम पूंजीगत व्यय में क्या देखेंगे, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय, क्या है, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। ठीक है, वही हम राजस्व व्यय में क्या देखेंगे, विकासात्मक व्यय इसमें भी और गैर विकासात्मक व्यय इसमें भी। ठीक है, वही हम गैर योजना में क्या देखेंगे, पूंजीगत व्यय में विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। ठीक है, अब देखिए कुछ नोट है, देखिए वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में सामाजिक व्यय के योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। ये पहले ये कब तक हुआ था, 2000 जो ऊपर का हमने भी बताया 2017 से 2018 में होता था, लेकिन इस 18 से पहले होता था, लेकिन क्या हुआ 2017 और 18 के बाद से इसको सब बंद कर दिया गया। ठीक है, कौन, सामाजिक व्यय के योजना व्यय और गैर योजना व्यय के वर्गीकरण को हम लोग बंद कर दिए। ठीक है, ओके, आप इसको याद रखना जरूरी इतना नहीं है। ठीक है, ओके,
नोट। अब देखेंगे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, केसी नियोगी थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, केसी नियोगी थे। ठीक है, कौन थे, केसी नियोगी थे। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, बताइए। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो वो है राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। फिर क्या करता है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंप देता है। फिर क्या करता है, राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख बजटीय घाटे। देखिए कुछ टर्म है, इससे जरूर एक ना एक डिफिनेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, कई बार पूछा गया कि प्राथमिक घाटा क्या होते हैं, क्या है प्राथमिक घाटा, किसको बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, जो हमारे राजकोषीय घाटा होते हैं उसी से हम सब्सिडी माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्सिडी को जो माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या आता है, जब राजकोषीय घाटा होते हैं उसमें ब्याज भुगतान को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आता है प्राथमिक घाटा। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा बोलते हैं एक को, और हम क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा। तीन टर्म है, याद रखिएगा। प्राथमिक घाटा तो आपको याद ही हो गया होगा कि राजस्व घाटा में जब हम सब्सिडी को माइनस करते हैं तो क्या बोलते हैं, प्राथमिक घाटा। वही हमारा राजस्व घाटा हमारा क्या है, जो हमारा राजस्व व्यय है, जो हमारा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मिलने से ज़्यादा आपका खर्च ज़्यादा हो गया तो घाटा तो होगा ही। ठीक है, ठीक है, मान लो आपको मिला है 5 रुपये और आपका खर्च 10 रुपये हो गया है तो घाटा कितना हुआ, 5। तो यही देखो राजस्व व्यय क्या है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, तो इसको किस में आएंगे, राजस्व घाटा में। वही राजकोषीय घाटा हमारा क्या है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा हमारा क्या है, कुल व्यय जितना हमारा खर्च हुआ है, जितना हमारा कुल व्यय जितना हमारा खर्च हुआ है माइनस क्या होता है, राजस्व प्राप्तियाँ। जितना हमारा क्या मिला, राजस्व प्राप्तियाँ प्लस ऋणों की वसूली भी शामिल है और अन्य प्राप्ति। ये किसमें आएगी, राजकोषीय घाटा में आएगी। जितना हमारा व्यय हुआ है, कितना व्यय हुआ है उससे मैं माइनस क्या करेंगे, राजस्व प्राप्तियाँ प्लस ऋणों की वसूली। ठीक है, और अन्य प्राप्तियाँ। ठीक है, ये किसमें आएगा, राजकोषीय घाटा। अब याद रखो प्राथमिक घाटा क्या होगा, राजकोषीय घाटा। वही राजकोषीय घाटा जो हमारा कुल व्यय हुआ है, जो कुल व्यय है माइनस राजस्व प्राप्तियाँ और ऋणों की वसूली या अन्य प्राप्तियाँ माइनस हम लोग को सब्सिडी करते हैं। ये प्राथमिक घाटा याद रखिएगा। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे बजट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इससे मैंने बोला ना, बजट से जरूर क्वेश्चंस आते हैं आपको, 1 या 2 नंबर की कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, जरूर आपके क्वेश्चंस आते हैं बजट से, याद रखिएगा। ये बजट इसी साल का है। ठीक है, 1 फरवरी को ये बजट किसके द्वारा, हमारे वित्त मंत्री द्वारा, वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण द्वारा ये पेश किया गया है। ठीक है, ये पेश किया गया। कितना बजट है, 45.03 लाख करोड़ का बजट है। ठीक है, ये किसके द्वारा, देखिए 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए संसद में प्रस्तुत बजट अनुमान संसद में पेश किया गया। ठीक है, बजट ठीक कब किया गया, 1 फरवरी 2023 को किसने किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, कितना किया है, 45.03 लाख करोड़। कितना किया है, 45.03 लाख करोड़ रुपए है किया है। ठीक है, बजट का अनुमान है, आकार है। अब देखिए कुल प्राप्तियों में हमें क्या है, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ कितना हमारा 58.45% ने बताया। कितना है इस बार का, 58.45%। वही पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना है, 41.55% है। ठीक है, कुल व्यय में से राजस्व खाते तथा पूंजी खाते पर व्यय कितना अनुमानित है, कुल व्यय में राजस्व खाते कितना है, 77.77%। कितना है, 77.77%। ठीक है, वही पूंजी खाते पर व्यय कितना है, 22.23%। ठीक है, 22.23% है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, देखिएगा रुपया सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ से आता है, उधार एवं अन्य देयता। किससे आता है, उधार एवं जिसको हम उधार दिए रहते हैं वहाँ से रुपया। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ से आता है हमारा, जीएसटी से, वस्तु एवं सेवा कर से हो गया। और निगम कर और आयकर दोनों में सेम आता है। कितना आता है, निगम 15% और 15%। ठीक है, पहला हमारा किस में आता है, उधार एवं अन्य देयता में, फिर हमारा जीएसटी में, फिर हमारा किसमें आता है, इन तीनों में, निगम कर और कॉर्पोरेट कर में तीनों आता है। सबसे कम किसमें आता है, इस बार एग्जाम में पूछा गया था, सबसे कम किसमें आता है, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ। कितना है, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ कितना है, 2%। ठीक है, याद रखिएगा। 3 मैंने याद करवाया है क्योंकि 3 ही दिया रहता है, क्योंकि हमारा रुपया कहाँ से आता है तो दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि उधार एवं अन्य देयता हो गया, जीएसटी हो गया और निगम कर और कॉर्पोरेट कर। ठीक है, कितना है तो आप 3 याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, रुपया कहाँ जाता है, याद करिए। तो ब्याज अदायगी में रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा, ब्याज चुकाने में। किसमें जाएगा, ब्याज चुकाने में। ठीक है, रुपया कहाँ जाएगा सबसे ज़्यादा, ब्याज अदायगी चुकाने में। फिर इसके बाद हमारा कहाँ जाएगा, करों तथा शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है, करों तथा शुल्कों में राज्यों का हिस्सा में चला जाएगा। फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजना में जाएगा। पहला याद करिए ब्याज अदायगी में, दूसरा हमारा करों तथा शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है, तीसरा हमारा देखिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना में, जिसमें इसमें रक्षा तथा आर्थिक सहायता पूंजी व्यय शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पूंजी व्यय शामिल नहीं है। ठीक है, फिर हमारा इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, आप
1 2 3 3 याद रखिएगा। सबसे कम किस में दिया जाता है? पेंशन में। किस में दिया जाता है? पेंशन में, ठीक है, 4%। फिर इसके बाद आप ऐसे एक बार ऐसे देख लीजिए आप, ठीक है। पहले मैंने बताया था ब्याज अदा करने में जाता है, दूसरा हमारा करों तथा शुल्कों में राज्यों को हिस्सा देने में, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजना में, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें कितना जाता है? और हमारा वित्त आयोग अन्य वितरण में जाता है, वही केंद्र प्रायोजित योजनाएं में भी जाता है, रक्षा में 8% जाता है, अन्य व्यय में भी 8% जाता है, आर्थिक सहायता में 7% जाता है, पेंशन में सबसे कम जाता है। याद रखिएगा, पेंशन में सबसे कम जाता है, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 एक नज़र में। देखिए राजकोषीय घाटा पूछ लेता है कि 2022 और 23 में कितना है, कितना हमारा अनुमान है, ठीक है, ओके। कितना है 22-23 में? 6.4%। कितना है? 6.4%, ठीक है, ये याद रखिएगा, ओके। वही हम लोग देखेंगे हमारा क्या है, वही हमारा क्या देखेंगे हम लोग, उपभोक्ता, ये जो हमारे ब्लैक है ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। वही जो हमारे रेड है थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। जो रेड है वो क्या है? थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। जो हमारा थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है 2022-23 में क्या है? ये हमारा घट कर कितना हो गया? 11.5, मतलब इतना पूछ लो। ये जो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित हमारा जो है मुद्रास्फीति हमारा क्या है? ये हमारा कितना हुआ है? हमारा ये घटा है, ठीक है। वही हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है वो हमारा बढ़ा है। कितना बढ़ा है? कितने से बढ़ा है? 5 से कितना बढ़ा है? 6.8 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 6.8 बढ़ा है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा कितना है? 6.4 है, ठीक है, ओके। विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार हम 2022-23 का देखेंगे कितना हमारा है कितना है? बिलियन डॉलर में है, 563 बिलियन, ये सब डॉलर में है, ठीक है, बिलियन डॉलर में। विदेशी मुद्रा भंडार कितना हमारा है? 563, जो कि हमारा घटा कब तक? दिसंबर 2022 तक के अंत में, दिसंबर के अंत में, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे जीडीपी वृद्धि दर में क्या है? जीडीपी वृद्धि दर में हमारा 2022-23 में हमारा है जीडीपी में कितना वृद्धि दर है? कितना अनुमानित है? कितना है? 7, ठीक है, हमारा कितना है? 7। 2023-24 में कितना है? 6 से 6.8, कितना है? 6 पॉइंट कितना है? कितना अनुमानित है? कितना है ये? जो हमारा देखिए, जो हमारा ऐसे निशान लगा है ये अनुमानित है, जिसमें हमारा डबल ये लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा लगा है पहला अग्रिम अनुमान, ठीक है। जो हमारा पहला लगा है ये अंतरिम अनुमान है, ठीक है। जो इसमें लगा है ये अनुमानित है। 2023-24 का अनुमानित कितनी है जीडीपी वृद्धि दर में? हमारा स्थिर मूल्यों पर 6 से 6.8, जब हमें पूछा गया जीडीपी कितनी हमारा अनुमानित है इस बार का, 6 से 6.8, ठीक है, ओके। पहला अग्रिम अनुमान कितना था 2022 और 23 में? 7, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे किसका देखेंगे? कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ, ठीक है, कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ। इसमें कितना अनुमानित है 2022 और 23 में? 3.5, कितना हमारा? 3.5। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि कितना अनुमानित है? कितना अनुमानित है? 3.5, ठीक है। पहले कितना था? 3 था। कितना था अंतरिम अनुमान में? कितना था? 3 था, ठीक है, याद रखिएगा। अब औद्योगिक वृद्धि दर कितनी है हमारी? औद्योगिक वृद्धि दर कितनी है? मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, ठीक है, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि हमारी कितनी है? अब देखिए 2022-23 में कितनी है हमारी? 4.1, कितना है? 4.1, ठीक है, ये अनुमानित है, ठीक है, पहला अग्रिम अनुमान है, ठीक है। वही हमारा 2021 और 22 में कितना अंतरिम अनुमान था? 10.03, जो कि बढ़ा है औद्योगिक वृद्धि में, ठीक है, इससे हमारा घटा है, ठीक है, ये अनुमानित किया गया है, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे सेवाएं में हमारा कितना है? 2022-23 में हमारा कितना है? 9.1 अनुमान लगाया गया है, ठीक है। सेवाएं में मूलभूत कीमती एवं सकल मूल्य वृद्धि में 9.1 है, ठीक है, ओके। ये आप देखिए IMF में वृद्धि दर कितनी अनुमानित है इंडिया का? आप देखिए 2023 में 6.1 है, 2024 में 6.8% है। कितना है? 2023 में 6.1% है, वही 2024 में 6.1 अनुमानित है, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टनों में, ठीक है। इस बार का हम लोग देखेंगे ये चौथा अग्रिम अनुमान है, कितना है? 315.7, कब है? 2021 और 22 के अनुसार, ठीक है। यही हम देखेंगे कितना ज़्यादा हमारा वर्ष 2022 के दौरान शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता है, मतलब रिमिटेंस कौन प्राप्त किया है, कितना प्राप्त हुआ है, ठीक है, कितना प्राप्त करता है, कितना है? 100 बिलियन US डॉलर। कितना है? पूछ लेगा कि कितना हुआ भारत, पहले 3 नंबर याद करिए, भारत हो गया, मैक्सिको हो गया, चीन हो गया। कितना हो गया? भारत है, भारत के बाद मैक्सिको, मैक्सिको के बाद चीन, ये हमें रिमिटेंस प्राप्त करता है। भारत कितना करता है? बस इतना याद रखिएगा, 100 बिलियन US डॉलर में, ठीक है, 100 बिलियन US डॉलर में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2022-23 में एक नज़र, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम मुख्य निर्यात में का हिस्सा किसमें है। हम लोग निर्यात याद करिए, निर्यात सबसे ज़्यादा हम लोग किसमें करते हैं? विनिर्मित वस्तुएं, किसमें? विनिर्मित वस्तुएं। फिर दूसरे में किसमें करते हैं? कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद, किसमें करते हैं? कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम
ठीक है। तीसरा हम किसमें करते हैं, कृषि एवं संबद्ध वस्तुएं, किसमें, कृषि एवं उपसे संबद्ध वस्तुएं। चौथा अयस्क एवं खनिज में। पांचवा अन्न एवं अवर्गीकरण मदे में। ठीक है, आप याद रखिए किसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं, अगर पूछे सबसे ज़्यादा निर्यात किसमें होता है तो विनिर्मित वस्तुएं और कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम जिसमें कोयला शामिल है। तीसरा हम लोग करते हैं कृषि एवं उससे संबंधित वस्तुएं। ठीक है, ओके, इतना याद रखिएगा। अब देखिए विनिर्मित वस्तुओं में क्या क्या शामिल है, रत्न एवं आभूषण। क्या है, रत्न एवं आभूषण, मशीनरी और उपकरण, धातुओं के उत्पाद, परिवहन उपकरण, प्राथमिक एवं अर्धनिर्मित लौह इस्पात। ठीक है, इसमें करते हैं। कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद में भी हम सेकंड नंबर पर करते हैं जो कि 16.4% है। विनिर्मित वस्तुएं कितना है, 67.8% है। वही हम कृषि एवं उससे संबंधित वस्तुएं जिसमें क्या है, अनाज है, समुद्री उत्पाद है, मसाले हैं, अपरिष्कृत कपास हैं। ठीक है, इसमें हमारा कितना है, 11.9। वही हम अयस्क एवं खनिज का देखेंगे कितना है, 2.0 है। ठीक है, अन्न एवं अवर्गीकृत मदे कितने हैं, 1.9 है। ठीक है, अब याद रखिएगा, 2-3 याद रखिएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि सबसे ज़्यादा हमारा किसमें है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें मुख्य आयातों का हिस्सा कितना है, प्रश्न हम आयात क्या मंगाते हैं। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा क्या मंगाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, क्या है, अन्य वस्तु जिसमें शामिल है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, सोना चांदी बहुत हम लोग मंगाते हैं, रसायन हो गया, मोती बहुमूल्य और अर्ध कीमती रत्न हो गया। ठीक है, फिर हम लोग ईंधन मंगाते हैं, ईंधन हो गया। ठीक है, ईंधन में क्या क्या है, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, ठीक है, POL एंड कोयला। ठीक है, POL मतलब पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया और लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक हो गया, POL हम लोग मंगाते हैं। ठीक है, ओके। फिर हम लोग क्या करते हैं, अवर्गीकृत, 12% क्या है, मतलब कोई भी वर्गीकृत नहीं है। फिर पूंजीगत वस्तुओं में क्या शामिल है, बिजली और मशीनी औजारों को छोड़कर मशीनरी। ठीक है, बिजली और मशीनी औजारों को छोड़कर मशीनरी, परिवहन उपकरण, बिजली संबंधित मशीनरी। ठीक है, खाद्य पदार्थ और उससे संबंधित उत्पाद हमारे क्या क्या हैं, देखिए क्या है, खाद्य तेल, क्या हो गया, खाद्य तेल, दालें, काजू, क्या हो गया, खाद्य तेल, दालें, काजू आदि। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे स्थिर आधार पर, क्या है, स्थिर कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन, GVA में वृद्धि दर क्या है, ग्रास वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट क्या है हमारा। अब देखिए हमारा कितना है, 2022-23 के लिए प्रथम अनुमान कितना लगाया गया है, 6.7। कितना लगाया गया है हमारा, GVA में वृद्धि दर 6.7% लगाया गया है। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कितना शामिल है, पर 3 राज्य कितना है, ये कौन सा डेटा बोलते हैं, 2020 और 21 में। सबसे पहले क्या है, गोवा है, सिक्किम में है और कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा गोवा, सिक्किम और कर्नाटक में। दिल्ली में हमारे कितने रुपए हैं, दिल्ली में कितने हैं बताइए, हमारे दिल्ली में कितना है, कितना है दिल्ली में, 3,44,136 रुपये। ठीक है, वही गोवा में कितना है, 4,31,351 रुपये। सिक्किम कितना है, 4 लाख। अब ये डेटा मत याद रखिएगा, बट इतना याद रखिएगा गोवा में सबसे ज़्यादा है, सिक्किम और कर्नाटक में उस सेकंड और थर्ड नंबर पे। भाई दिल्ली में इनमें 3,44,000 लगभग, इतना याद रखिएगा। ठीक है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े वर्ष 2020 और 21 तक ही मिल पाए हैं, जो कि अभी वर्ष 2021 और 22 के आंकड़े राज्यों की तुलना संभव नहीं है। ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी हमारी है, हमारी वृद्धि है 2021-22 में कितनी हुई है, 11.6%। बस इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी हुई है, 11.6%। ठीक है, आप याद रखिए सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन सा बना रहा, USA। कौन सा बना रहा, निर्यातक देश USA बना था, और निर्यातक देश USA सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। ठीक है, फिर UAE संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, नीदरलैंड्स, फिर नीदरलैंड्स हो गया। ठीक है, किससे किससे ज़्यादा हो गया, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्या है, किससे ज़्यादा हम निर्यात देश बना था, सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ है, USA, फिर UAE, फिर नीदरलैंड्स का स्थान। अब देखिए प्रति व्यक्ति निवल खाद्यान्न उत्पादकता कितना हमारा, पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, क्या है ये देखिए 2022 का डेटा है। ठीक है, चावल में कितना है, गेहूँ में कितना है, दाल में कितना, चावल में कितना है, 2020-21 में हमारा कितना था, कितना है, किलोग्राम प्रति वर्ष 73.3। 2021-22 में कितना है, बस ये याद रखें, 2021-22 में 69.6। प्रतिदिन कितना, ग्राम प्रतिदिन कितना है, 190.5। ठीक है, वही हमारा गेहूँ 2021-22 में कितना था, 68.8 किलोग्राम प्रति वर्ष। प्रति ग्राम प्रतिदिन में कितना हमारा, 188.6। वही हमारा दाल कितना है, 19.9। ठीक है, किलोग्राम प्रति वर्ष है। ठीक है, वही हमारा ग्राम प्रतिदिन कितना है, 53.8%। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं अपने स्टे कंटिन्यू करूँगी। आप इस वीडियो को 1 से 2-3 बार देखिए, तब आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने की कि आपको 80 to 90% यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, यहीं पे ही याद हो जाए इसी वीडियो से। तो आप 1 से 2-3 बार वीडियो रिपीट करते जाइए। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे लेक्चर को शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।